नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया पोलिटिकल साइंस के एक तालिब इल्म के तौर पर इंटरनेशनल रिलेशन के हालात वाक़यात का एक मुशाहिदा और तजर्बा करने के लिहाज से और जो एक तालिब इल्म होने का एक एजाज़ हासिल है इंटरनेशनल रिलेशन का, उस पहलू से अगर हम देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो सबसे अहम सवाल मिडिल ईस्ट के हवाले से लॉजिकली और कंक्लूजन के लिहाज से जो है वो उठाया जाना चाहिए, और जिसको मेरे ख्याल अलमिया के तौर पर कहा जा सकता है कि उसके वो जो है वो उसको उस सतह के ऊपर जो है वो कभी भी उजागर करने की कोशिश नहीं की जाती, और वही तस्वर और जिसका एक अहम किरदार है इस खत्ते के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर एक हॉस्टैलिटी को तस्वर को कायम रखने के अंदर, वो है कि मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं, बिलखुसूस जो ताकतवर ममालिक हैं, यूएई हो गया या सऊदी अरेबिया हो गया या कतर हो गया और इस तरह ओमान हो गया या दीगर मालिक जिनमें मिस्र, उर्दन और शाम, ये तो इसलिए मैटर नहीं करते उस्मानी और लिहाज से इस डिबेट के अंदर, क्योंकि वो आज खुद जो है वो इसराइल के साथ एक डिफेंस पैक्ट के तहत जो एक बाहमी एक्सेप्टेड जो है वो एग्रीमेंट के तहत जो है वो पहले ही एक फ्रेंडली एटीट्यूड का जो है एक डिप्लोमेटिक टाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहते हैं, और मिस शाम जो है वो इसराइल के अब नज़्म नस्र के लिहाज से मुकम्मल एक पोलिटिकल फोर्स जो वहाँ पर जो कायम है उसके साथ हम आहंगी का तस्वर कायम है। तो इस तरह यहाँ पर जो सवाल उठाया जाता है वो सवाल जो बुनियादी तौर पर अहमियत का हामिल है वो ये है कि मिडिल के ममालिक जो ताकत रखते हैं, वसाइल रखते हैं, उन ममालिक के अंदर जो एक आर्मी बेसिस मौजूद हैं एस्टैब्लिश बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जब मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक के अंदर इसराइल की जो अफरादी जो ताकत है उसके अंदर इंतहाई वसत का जो आ जाना है और मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव और नज़्म नस्र के लिहाज से उनका जो अहम किरदार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो एक इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर मिडिल ईस्ट के ममालिक के अंदर जो है जो मिलिट्री बेसिस अमेरिका लेड बनाई गई है या जो नज़्म नस्र के लिहाज से या तल्लुकात की नशो नुमा के लिहाज से इसराइल ने जो इस्लामी दुनिया के साथ अपनी जो है वो वसत इख्तियार किया, आखिर इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या है? ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर अगर देखा जाए तो सवाल ये पैदा होगा कि इन ममालिक ने जो अम्ब्रेला अमेरिका का ले रखा है अब वो किसके खिलाफ है। क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अम्ब्रेला जो है इसराइल के खिलाफ है? ऑब्वियसली अगर आप अमेरिका के अम्ब्रेले के अंदर हो तो ये तो मैं कोई एक अनजान फर्ज जो कि ना पोलिटिकल साइंस के हालात वाक़या को देखता हूँ, ना इंटरनेशनल के तल्लक हो उसके मौजूद के लिहाज से, बल्कि वो किसी भी सोच और फिक्र से भी महरूम है। वो इस सोच और फिक्र को तो इख्तियार नहीं कर सकता कि कोई इस खत्ते के अंदर अमेरिका के अम्ब्रेले के नतीजे आने वाला जो मुल्क है उसे जो इसराइल के जरिए से बचाया जाएगा या इसराइल के जो है उस मुल्क के मफादात को नुकसान पहुँचाने के लिए उसे कोई एक रद्द-ए-अमल दिखाया जाएगा। तो मैं दैट इज़ इवन बियॉन्ड द ड्रीम to think that the bases in the Middle East Mamalik or established by the United States of America in any case can be used against the Israel, or it can be used to protect the interest of the Middle East countries against the Israel। तो मैं ये एक कोई तस्वर हमारे पास इसकी कोई रियलिटी मौजूद नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इस खत्ते के अंदर ये मौजूद है, रियलिटीज के तौर पर मौजूद है, तो फिर यहाँ पर तस्वर जो आता है वो आखिर किसके खिलाफ है? जब शाम भी उन पर फतह हो गया तो सिर्फ एक खत्ते के अंदर जो है वो एक ईरान रह जाता है जिसके अंदर कहा जाता है कि उसकी प्रॉक्सी जो है वो मौजूद है, जैसे हिजबुल्ला है या इस तरह दीगर मलेशिया जो लेबनान के अंदर काम करती हुई नजर आती है। लेकिन हमें इस जो तमाम तर जो कैफियत है, अगर इसका तमाम तर मिडिल ईस्ट के ममालिक को अपने दफाई तोहफ़ को ईरान के ताकत से कोई और ख़तरे की बुनियाद पर उन्होंने हासिल किया, तो दिस इज़ कैन बी द ओनली रीज़न। क्योंकि अदरवाइज जो दूसरा तस्वर आता है वो तस्वर फिर ये आता है कि मिडिल ईस्ट के ममालिक के जो बाहमी तनाज़ात हैं उन तनाज़ात के अंदर जब वो एक दूसरे के, अब यहाँ पर भी अगर इस असूल को अपनाया जाए तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर सऊदी अरब की यमन के साथ एक खलीज पाई जाती है तो फिर यहाँ पर जाकर सवाल ये पैदा होता है कि जो यूएई है उसके यमन के साथ करीबी तल्लुकात हैं, और इसी तरह
जो अगर यूएई और सऊदी अरब के तल्लुकात की कशीदियत है, दोनों जो है वो अमेरिका के अम्ब्रेले के नीचे है। तो कहते हैं यहाँ पर जो एक तस्वर है बेसिस का, वो दरअसल एक सोच और फिक्र का एक जाविया बनाती है उन मुल्कों के लिए। बल्कि एक ही मुल्क का नाम लिया जाए तो गलत ना हो, लेकिन अगर मुल्कों में इजाफा किया जाए तो जो सराउंडिंग के अंदर दीगर मुल्क हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो भी इसको अपने अंदर दायरे कार के अंदर ला सकता है। कि इसका बुनियादी मकसद जो है वो दरअसल उन तमाम सरगर्मियों को नज़्म व नस्क के लिहाज से कंट्रोल रखना, या इस सरगर्मियों को जो है वो अपने वॉच डॉग के तौर पर यहाँ पर काम करना, कि जिसके नतीजे के अंदर कोई मुल्क जो है वो इस खित्ते के अंदर जो है वो अपनी ताकत के किसी मरहले के अंदर ऐसे में दाखिल होता हुआ नजर आए कि जिसे वो अमेरिका के मफादात के लिए, और बिखसूस इस खित्ते के अंदर जो है वो इसराइल के मफादात के लिहाज से जो है वो कोई सवालिया निशान पैदा कर सकता हो। तो इसे कहते हैं, ये कहा जा सकता है कि ये तमाम जो बेसिस हैं अल्टीमेटली जो है वो दरअसल अमेरिका की उस सोच और फिक्र के अंदर एक मुआवनत का मानिए मफहूम रखती है, जो मिडल ईस्ट के हालात वाक़यात के अंदर अमेरिका जो है वो हासिल करना चाहता है, फ़रोग देना चाहता है, या उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है। तो कहते हैं यही वो सोच और फिक्र है जिसने इस खित्ते के अंदर जो है वो ईरान को उन तमाम ममालिक के खिलाफ जो है वो इक़दामात जंगी जो इक़दामात हैं वो उठाने का जो एक तसव्वुर दिया है, कि चूँकि वो हमें बेसिस मौजूद है और दे आर द एसेट्स ऑफ दोज़ कंट्रीज़ व्हिच आर द एनिमीज़ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोज़ bases have been used against the Iran directly or indirectly. So that is why the Iran has a right to give the reaction to the use of the bases. तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर इस तसव्वुर के नतीजे के अंदर, तो ये एक अहम सवाल है जो इस्लामी दुनिया के लिए भी सोचना ज़रूरी है, कि आखिर जो है वो इस खित्ते के अंदर जो है वो एक मिलिट्री बेसिस लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो उनको किस तहफ़्फ़ुज़ से जो है वो शऊर देती हुई नजर आती है, या इनका क्या बुनियादी राज़ व मकासद है। क्योंकि आज तक जितने भी ये तमाम अम्ब्रेलास बनाए गए हैं, अलमिया ये है कि उसके जो हदूद और कजूद है, उनकी शराइत है, उनके जो अहदाफ हैं, उनके जो सोच और फिक्र के जो मकासद हैं, उसके कभी भी अहाता करने की भी कोशिश, इसका मतलब यह है कि उसके जो राज़ व मकासद का दायरा कार है वो ऐसा है कि जिसका इजहार जो है वो शायद उन मुल्कों के लिए भी, या उन मुल्कों के लोगों के लिए भी एक सवालिया निशान होगा, जिसका उसका जो है वो अगर बयानिया बना लिया जाए तो यही होता है, डेटा हैज बीन केप्ट इन एज ए सीक्रेट। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इस खित्ते के अंदर जो है वो मिलिट्री बेसिस जो है वो एक सवालिया निशान के तौर पर रहेंगे। जब ये सवालिया निशान है तो फिर वाई नॉट द अदर कंट्री में वो इतनी सोच और फिक्र तो रखते हैं, उससे जो फियर महसूस होता हो उसका मुकाबला करने के लिए वो कोई सलाहियत जो है पैदा कर सके। तो मैं ईरान के अंदर ये एक तवील अरसे से ये सोच और फिक्र जो है उसके अंदर एक हकीकत के तौर पर पाई जाती है, कि इस खित्ते के अंदर जो ताकत का मिडिल ईस्ट के मालिक की जो ताकत का तस्वर है वो उसके लिए तो इतना कोई डेटरेंस या फियर और एलिमेंट पैदा नहीं करता, लेकिन जो बेसिस का अमेरिका का मौजूद होना है वो उसके खिलाफ जो है वो एक उससे ट्राइंगल को कामयाब बनाने का सबब बन सकता है, जिसके अंदर जो है वो इसराइल, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के मालिक जो है वो बाहमी ताकत से ईरान के खिलाफ कोई एक महाज बनाकर जो है उसके मफादात के खिलाफ जो है कोई वसी तर जो इकदाम जो है वो उठा सके। तो इसे कहते हैं यहाँ पर वो इसी एलिमेंट ऑफ फियर के तहत जब वो अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत जब वो अपने डिफेंस सिस्टम के तहत मुंसलिक है। तो इसे कहते हैं जहाँ पर जो है वो कहा जाता है कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन, तो ये गलत ना होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की, और जो मिडिल ईस्ट के मालिक है उनके साथ जिस तरह मुंसलिक उन्होंने कर रखा है, वो एक एलिमेंट ऑफ फियर है उन मुल्कों के लिए बिलखसूस जो अमेरिका से अपने मफादात के लिहाज से कोई क्लैश रखते हैं, और रीजनल मालिक के लिए बिलअमूम अपनी सॉवरेंटी के लिहाज से या अपनी वसाइल के लिहाज से जो उनकी ताकत है उससे, क्योंकि उससे जो एक हालात वाक़यात का जबर पैदा करके जो हासिल करने की जो एक अमल है वो भी इख्तियार किया जा सकता है। तो उस तरह उनको इन दोनों पहलुओं से जो है वो सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।